हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसका जो सेकंड चैप्टर है बचत एवं निवेश, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का 5वां भाग है। अभी तक हमने बचत और निवेश क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इनकी जरूरत क्यों होती है हमें, इन सब के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने निवेश करने के साधनों को भी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और भविष्य निधि योजना, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम निवेश के कुछ अन्य साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। निवेश करने के लिए डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम, भविष्य निधि योजना, इन सब के अलावा भी कुछ अन्य साधन होते हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं, बॉन्ड, लोक भविष्य निधि योजना, सोना, जमीन अथवा मकान में निवेश, अंश तथा ऋण पत्र आदि। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है सहकारी संस्थाएं। कुछ व्यक्ति मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाकर व्यापार आदि करते हैं और लाभ आपस में निवेश की गई राशि के हिसाब से बांट लेते हैं। सहकारी संस्थाओं को पंजीकृत होने के पश्चात कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या है? सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। इस संस्था की विशेषता पर जब हम ध्यान देंगे तो हम पाते हैं कि इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे यह एक स्वैच्छिक संस्था, स्वयं की इच्छा से चलाने जाने वाली संस्था है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी संस्था का सदस्य बन सकता है, जब तक चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है। तो यह था सहकारी संस्था। इसके बाद आता है बॉन्ड। यह सरकारी, गैर सरकारी कंपनियों द्वारा निश्चित अवधि के लिए बॉन्ड किया जाता है। इन पर अधिक ब्याज मिलता है, परंतु जमा राशि की सुरक्षा की सरकार की गारंटी नहीं होती है। इसके बावजूद कंपनी की साख के अनुसार इनके बॉन्ड काफी प्रचलित हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि बॉन्ड शेयर बाजार के दलालों द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। कुछ सरकारी बॉन्ड जैसे रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स पूर्ण रूपेण आयकर से मुक्त होते हैं। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कंपनी और सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक माध्यम होता है। बॉन्ड से जुटाया गया पैसा कर्ज की श्रेणी में आता है। कंपनी अपने कारोबार के विस्तार के लिए समय समय पर बॉन्ड से पैसा जुटाती रहती है। सरकार भी आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। इसके बाद तीसरा आता है लोक भविष्य निधि। अब यह लोक भविष्य निधि क्या है? पीपीएफ, इसे हम पीपीएफ भी कहते हैं। यह योजना जन साधारण के लिए होती है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल कर उस खाते में कुछ निश्चित राशि जमा करवा सकता है। इस राशि को जमा करने की अवधि वह अपनी इच्छा अनुसार तिमाही, छमाही या वार्षिक चुन सकता है। इस प्रकार जमा की हुई राशि 15 वर्ष की अवधि के बाद ब्याज सहित मिल जाती है। यह राशि आयकर से मुक्त होती है तथा व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो लोक भविष्य निधि यह अकाउंट निवेश का एक विकल्प होता है। इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता, लोक भविष्य निधि खाता खुलवाते हैं। इसकी मदद से लोग काफी रकम जोड़ लेते हैं।
इसके बाद आता है सोना, जमीन तथा मकान में निवेश। संपत्ति के रूप में भी बचत की जा सकती है, अर्थात या तो भौतिक संपत्ति के रूप में अथवा आर्थिक संपत्ति के रूप में। कुछ साधन है जिनमें संपत्ति केवल वित्तीय संपत्ति के रूप में संचित की जाती है। इन स्थितियों में बचाया हुआ जो धन होता है वह धन के रूप में ही उपलब्ध हो जाता है, धन परिसंचरण में नहीं होता। इस प्रकार उनकी कीमतें बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ये आभूषण, घर तथा संचय आदि के रूप में सेवाएं भी प्रदान करती है। सोने में निवेश बहुत साधारण तथा लाभ योग्य होता है। यह निवेश के सबसे पुराने रूप में से एक है। यह किसी के द्वारा शिक्षित अथवा अशिक्षित, ग्रामीण अथवा शहरी, किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए जो कार्यालय संबंधी कोर्सों तथा प्रक्रियाओं की व्यवस्था होती है, यह सबसे आसान तथा निवेश का प्रत्यक्ष उपाय होता है। इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। सोने में निवेश लाभदायक भी होता है, क्योंकि यह कीमत में कई गुना बढ़ता जाता है। सोना सुरक्षा का प्रकार भी समझा जाता है तथा धन को बढ़ाया भी जा सकता है। व्यक्तियों द्वारा सोने को लाभप्रद भी माना जाता है। यह राष्ट्र के लिए निवेश का भी कार्य करता है। निवेश के विभिन्न प्रकारों में जमीन तथा मकान भी एक है। आप जमीन या मकान खरीदकर भी अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए अचल संपत्ति से संबंधित होती है। जमीन की आवश्यकताएं कई उद्देश्य के लिए होती है, जैसे निवास, व्यवसाय, कृषि, परिवहन आदि। व्यक्ति जमीन में निवेश करने के लिए रुझान रखते हैं, क्योंकि जमीन की कीमतें कम समय में भी अधिक ऊंची हो जाती हैं। अतः बैंकों में धन निवेश की तुलना में लाभ स्तर बहुत अधिक होता है, इसमें जमीन खरीदने में। एक तरह से जमीन सुरक्षा का प्रकार भी होता है। यह एक निश्चित संपत्ति होती है जिसके लिए किराए की मांग की जा सकती है तथा आय बढ़ाई भी जा सकती है। इसकी एक बड़ी उपयोगिता होती है तथा नियमित आय कमाने का एक सरल उपाय भी है। पूरे धन को यदि जमीन में निवेश करने की हम योजना बनाते हैं तो यह हमारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा निर्णय लेना जिन पर जमीन की कीमतें जल्द बढ़ जाए कठिन होगा। इसके अतिरिक्त खरीदी हुई जमीन का प्रबंधन, जैसे कि सभी करों का भुगतान, संबंधित प्राधिकरण से पंजीकरण, भूमि का किराया एकत्र करना आदि पूरा समय लेने वाला तथा कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त सरकार भी एक व्यक्ति के अधिकार खरीदने तथा भूमि की राशि पर अधिकार रखती है। ये सभी बातें एक परिवार को भूमि खरीदने के निर्णय लेने से पहले सोचनी चाहिए। इसके बाद आता है अंश तथा ऋण पत्र। कई कंपनियों में शेयर और ऋण पत्रों के रूप में बचत की जाती है। अंश यानी शेयर वह इकाई है जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित की जाती है। किसी कंपनी के अंश खरीदने से आप उसके आंशिक रूप से मालिक हो जाते हैं। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ सभी शेयरधारकों में बराबर बांटा जाता है। अंश की कीमत बाजार में घटती बढ़ती रहती है। इनकी खरीद व बेच स्टॉक या अंश बाजार के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिया गया वह प्रमाण पत्र है जिसमें कंपनी में निवेश किए गए धन का प्रमाण होता है। ऋण पत्र का अर्थ है आप कंपनी को ऋण दे रहे हैं। ऋण पत्र लेने वाले को निश्चित अंतराल पर निश्चित ब्याज राशि दी जाती है। यह अंश और ऋण पत्र। अंश यानी शेयर कंपनी की पूंजी है, लेकिन ऋण पत्र कंपनी का कर्ज है। शेयर कंपनी में शेयर धारकों के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर ऋण पत्र कंपनी के ऋणग्रस्तता का प्रतिनिधित्व करता है।
शेयरों पर अर्जित आय लाभांश है, लेकिन ऋण पर अर्जित आय ब्याज है। तात्कालिक समय में शेयर और डिबेंचर यानी ऋण पत्र में निवेश करना व्यापार का एक अच्छा माध्यम हो गया है। तो यह अभी हमने विनियोग के कुछ अन्य साधनों को देखा, जिसमें हमने सहकारी संस्थाएं, बॉन्ड, लोक भविष्य निधि, सोना, जमीन और मकान में निवेश, और उसके बाद अंश तथा ऋण पत्र, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है निवेश का माध्यम चुनने का आधार, जोखिम, सुरक्षा, कर बचत। एक बुद्धिमान विनियोगकर्ता धन का विनियोग करते समय अपनी आवश्यकता अनुसार ही विभिन्न प्रकार के विनियोगों के माध्यमों को चुनता है। विनियोग की जिस योजना में उसे अपना धन सबसे अधिक सुरक्षित लगता है, उसी में वह अपने धन का विनियोग करता है, निवेश करता है। यह आवश्यक नहीं है कि निवेश के प्रत्येक साधन में मूलधन सदैव सुरक्षित ही रहे। निवेश के साधन कभी भी जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। तो मूलधन की हानि, मूलधन का क्या हानि है? कई बार बैंकों के विफल हो जाने पर या कंपनियों के दिवालिया हो जाने पर विनियोगकर्ता को उसके द्वारा निवेशित पूंजी का केवल कुछ प्रतिशत भाग ही मिल पाता है, जिसमें मूलधन की हानि होती है। इसके बाद आता है आय की हानि। कंपनियों में कभी कभी लाभ कम होने की स्थिति में भी लाभांश कम मिलता है। ठीक उसी प्रकार बैंक में ब्याज की दर कम हो जाने से आय की हानि होती है। इसके बाद है समय पर नगद धन वापस न मिलना। व्यक्ति द्वारा विनियोजित धन समय पर न मिलने से उसके अनेक आवश्यक कार्य नहीं हो पाते हैं। इसमें विनियोगकर्ताओं को विनियोग करने के बाद भी असुविधा एवं हानि होती है। विनियोग की सुरक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो निवेश करते वक्त हमें जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसमें है नियमित हिसाब रखना, विभिन्न योजनाओं में धन लगाना, अनुभवी विशेषज्ञों से परामर्श लेना और मूल्य के घटने बढ़ने की जानकारी रखना। नियमित हिसाब किताब रखना। विनियोगकर्ता अपनी धनराशि जिस जिस योजना में लगाता है सबका उसे नियमित हिसाब रखना चाहिए, जिससे कभी भी योजना में हानि की संभावना होने पर तत्काल पता चल सके। उसके बाद है विभिन्न योजनाओं में धन लगाना। विनियोगकर्ता को अपना धन किसी एक योजना में न लगाकर विभिन्न योजनाओं में थोड़ा थोड़ा धन निवेश करना चाहिए। उसके बाद आता है अनुभवी विशेषज्ञों से परामर्श। विनियोगकर्ता को धन का निवेश करने से पूर्व अनुभवी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए। इसके बाद है मूल्य के घटने बढ़ने की जानकारी। विनियोगकर्ता को मूल्यों के घटने बढ़ने की जानकारी भी होनी चाहिए। अब आता है कर की बचत। धन के विनियोग में, धन के निवेश में अधिकतर योजनाओं में जमा की गई धनराशि पर कर नहीं लगता। यह राशि आयकर से पूर्ण रूप से मुक्त होती है, जैसे जीवन बीमा, यूनिट्स, भविष्य निधि योजना, जन भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि। ये सब योजना जो है वो पूर्ण रूप से आयकर मुक्त होती है। इसके बाद आता है निवेश के लाभ। निवेश करने के क्या क्या लाभ हैं? अनुभवी निवेशकर्ताओं द्वारा परामर्श लेकर सही योजना में धन निवेश करना बहुत ही लाभदायक होता है। सही योजना में धन का निवेश करने से व्यक्ति भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाता है। उसे भविष्य के आर्थिक कार्यों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, अतः उसका वर्तमान सुख से व्यतीत हो सकता है। धन का निरंतर निवेश करते रहने से कुछ निश्चित ब्याज भी मिलता है तथा इकट्ठे एक मूल राशि मिल जाती है।
जिससे उसका जीवन स्तर निरंतर ऊंचा होता रहता है। किसी आकस्मिक घटना पर धन की आवश्यकता होने पर जमा राशि से आप विनियोग किए हुए जमा राशि से आप अपना धन निकाल सकते हैं। उसके बाद है उचित निवेश का मार्गदर्शन। निवेश करते टाइम हमें किन किन मार्गदर्शनों की आवश्यकता होती है। तो निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने धन की सुरक्षा व उचित आवृत्ति के लिए इन योजनाओं के सभी पहलुओं को भली प्रकार जांच लेना चाहिए। निवेश सुरक्षित होने के साथ साथ लाभकारी तथा कर बचाने वाला भी होना चाहिए। जब हम कहीं अपने पैसे का निवेश कर रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह हमारे लिए लाभकारी है या नहीं। उसके बाद ही हमें अपने पैसे का निवेश करना चाहिए। उसके बाद आता है धन के निवेश का लक्ष्य है अपने धन को शीघ्र व सुरक्षित रूप से बढ़ाना, परंतु कितना धन जमा करना है यह जमाकर्ता के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अपनी बचत को हानि, आग, चोरी और अन्य संकट से बचाएं। इसके बाद आता है धन का विनियोग, धन का निवेश सोने आदि में करना खतरनाक भी हो सकता है यदि उन्हें सुरक्षित न रखा जाए। बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण शेयरों में भी धन लगाना काफी जोखिमपूर्ण हो सकता है। फिर इसमें चौथा पॉइंट है विभिन्न वित्तीय संस्थान भिन्न भिन्न ब्याज कर देते हैं, अतः इन सभी ब्याज दरों को अच्छी तरह अध्ययन करके ही उच्च ब्याज दर प्राप्त करें। अपनी बचत को इस प्रकार निवेश करना चाहिए जिससे आपातकाल में बिना ब्याज खोए धनराशि शीघ्र ही हमें मिल जाए। यदि निवेश स्थान दूर है तो धन भुगतान व अन्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण काफी समय नष्ट हो सकता है, इसलिए कुछ धन तरल अवस्था में रखना चाहिए। इसके बाद आता है ब्याज दर के अतिरिक्त अन्य लाभों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे आयकर में छूट, बोनस आदि। विनियोग कीमतों से क्रय क्षमता भी सुरक्षित होनी चाहिए। निवेश किए हुए धन का मूल्य बढ़ती कीमतों से अधिक नहीं हो तो समरूप आवश्यक होना चाहिए। बचत खातों से लाभांश की दर कम होती है, जबकि अंश, जमीन, यूनिट्स आदि का लाभांश बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अधिक होती है। तो अभी हमने जो भी मार्गदर्शन पढ़ा इन सबको अच्छी तरह इन पर विचार करके ही हमें अपने पैसे का निवेश करना चाहिए। यदि कोई एक संस्था आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है तो अपने धन को अलग अलग योजनाओं में, अलग अलग संस्थाओं में निवेश करना चाहिए। तो अभी हमने देखा विनियोग के कुछ अन्य साधनों को, सहकारी संस्थाएं, बॉन्ड, लोक भविष्य निधि, सोना, जमीन तथा मकान में निवेश, अंश तथा ऋण पत्र को। इसके बाद हमने निवेश का माध्यम चुनने का आधार को देखा। तो अब हम समझ चुके हैं कि बचत और निवेश क्या है। बचत वह धन होता है जिसे हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जानबूझकर अलग रखते हैं। वही निवेश जो होता है ये पैसे को हम सही जगह लगाकर उसे बढ़ाते हैं। तो इस तरह हमारा यह जो पाठ है बचत और निवेश अब समाप्त होता है।